स्टार्ट करते कंटिन्यू करते हमारा जो चैप्टर हीट का चल रहा था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर की जो डिफिनेशंस है, डिफिनेशंस टेम्परेचर की दो डिफिनेशंस है। हम दोनों डिफिनेशन को कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स होते हैं और फिर इसके बाद हम एक डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में किस तरह से जाया जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, फर्स्ट अगर मैं आपसे पूछता हूँ वैसे ही कि भाई टेम्परेचर क्या चीज़ है, तो आप क्या जवाब देंगे मुझे कि क्या है टेम्परेचर? तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि यार सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, और वो चीज़ गर्म हुई है, हम फील करते टच करते हैं तो हम बोलते हैं यार ये चीज़ क्या हो रही है, गर्म हो रही है। लेट सपोज आयरन अगर हम इस्त्री करते हैं एंड देन इसके बाद इस्त्री उठाते हैं और फिर हम उसके जो सरफेस पे हाथ लगाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वो हमारे पास क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास मौसम थोड़ा सर्द हो जाता है, मीन्स के सर्दी आ जाती है हमारे पास, और फिर इसके बाद हम किसी आयरन मीन्स लोहे के ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाते हैं, देन वी कैन फील कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो ये जो हमारे पास बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ठंडा है, गर्म है, ये चीज़ तो पता चल रही है कि हाँ यार ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ठंडा है, गर्म है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट आपके पास कितना ठंडा है और कोई ऑब्जेक्ट आपके पास कितना गर्म है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की नीड होती है। तो उसी क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है बाय टर्म ऑफ टेम्परेचर, कि भाई हमारे पास इस बॉडी का टेम्परेचर इतना था तो इस वजह से वो चीज़ इतनी गर्म थी, या फिर मेरे पास इस बॉडी का टेम्परेचर इतना कम था इस वजह से ये बॉडी मेरे पास कूल थी, ठंडी थी। तो हमने क्या सीखा, हमने बहुत आसान सी डिफिनेशन निकाल ली, एक ही मिनट में निकाल लीजिए। वो डिफिनेशन क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वो डिफिनेशन आपके पास निकल कर ये आ रही है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ मैटर, ऑफ अ ऑब्जेक्ट, एनीथिंग एल्स, जिसके हवाले से जिसका टेम्परेचर बताना चाह रहे बस उसको लगा दीजिए आगे। तो लेट्स राइट द डिफिनेशन। सो फर्स्ट डिफिनेशन हमने ये सीखी कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। बहुत ही आसान सी डिफिनेशन है, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है, दैट कैन बी डिफाइंड बाय द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज टेम्परेचर। ओके फाइन। अब हम सीखते हैं टेम्परेचर की एक और डिफिनेशन। जैसे कि हीट की हमने दो डिफिनेशन पढ़ी थी। पहली डिफिनेशन क्या थी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ऑलवेज ट्रांजिट। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमेशा क्या हो रही है, ट्रांसफर होती ही रही है, मीन्स क्या वो रुकती नहीं है। नेशन स्टडी की थी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ऑलवेज ट्रांसफर, जो क्या हो रही है, हमेशा ट्रांसफर हो रही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमेशा ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। एक डिफिनेशन ये थी। तो दूसरी डिफिनेशन क्या सीखी थी हमने, हमने ये सीखा था हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, मींस के द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट एनर्जी। उसे भी हम लोग कैसे डिफाइन करें, हीट एनर्जी के साथ। अब उसी तरह की एक डिफिनेशन टेम्परेचर के लिए भी डिफाइन की जाती है। वो डिफिनेशन क्या है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज ये मैंने कंसीडर करा एक सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं एंड पार्टिकल हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी, सो आई जस्ट कंसीडर 10 पार्टिकल्स, ओके, एंड एक पार्टिकल के पास जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है मान लेते हैं 5 जूल है, ठीक है,
एक पार्टिकल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी है 5 जूल। तो मैं बोलूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो टोटल कितनी आई 50 जूल, कितनी आई 50 जूल। एंड द टोटल एनर्जी इज कॉल्ड, टोटल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी। ये जो हमारे पास कैलकुलेट होके आई इसको हम क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी। लेकिन अब हम डिफाइन करने वाले टेम्परेचर को, हीट एनर्जी तो हमने समझ ली, अब डिफाइन करते हैं टेम्परेचर को कि टेम्परेचर क्या चीज़ है। तो टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। क्या डिफाइन किया जाता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो एवरेज के लिए क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए। एवरेज के लिए आप क्या करते हैं, टोटल को सम करते हैं, एक की, दूसरे की, तीसरे की, चौथी की, पांचवी की, छठी की, इस तरह से सबकी काइनेटिक एनर्जी को सम करते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ पार्टिकल के साथ। किसके साथ, नंबर्स ऑफ पार्टिकल के साथ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 10 है, 0 0 गया तो 5 मेरे पास क्या है, 5 जूल इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सर आपने तो बताया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड टेम्परेचर, लेकिन ये तो जूल में है, आप किस में वो बताना चाह रहे, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट तो जूल नहीं है। तो हमारे पास आगे इसी चैप्टर में आगे एक डेरिवेशन परफॉर्म की जाएगी जिसमें हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन डेवलप करेंगे विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हम वर्क करेंगे आगे, ठीक है। ओके, कहने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो जूल में थी, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला ड्राइव किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर में किस तरह कन्वर्ट किया जाए। क्यों, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस दैट रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, सो लेट्स राइट अनदर डेफिनेशन दैट इज तो हमने दोनों डिफिनेशन देखी। पहली डिफिनेशन क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, एंड दूसरी डिफिनेशन क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। जो टोटल एनर्जी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है हीट एनर्जी को, एंड जो एवरेज लिया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी का, कैसे लिया जा रहा है, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ पार्टिकल। तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ रही है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इनकमिंग टॉपिक्स में, ठीक है। अब जब हम डेफिनेशन समझ लेते हैं ना टेम्परेचर की, अब क्या करते हैं, हम इनके स्केल्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट के साथ डेफिनेशन पार्ट को खत्म करते हैं कि द SI unit of temperature is Kelvin। जैसे कि आपके पास मास की SI यूनिट इज kg एंड लेंथ की SI यूनिट इज मीटर, एंड इसी तरह आपके पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें से एक क्वांटिटी आपके पास टेम्परेचर है और उसकी SI यूनिट आपके पास है केल्विन, ठीक है। अब ये बात सीख ली कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, बहुत ही सिंपल सी बात है, हाँ कॉमन सी बात है, पहले पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि इसका टॉपिक आया तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। आओ ओके, अब बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स पर। देखिए ये जो टेम्परेचर स्केल्स है ना, इसे आप एक और नाम से जानते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। अब तक जो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ स्केल है वो हमारे पास 4। द फर्स्ट वन
बता देते हैं हमारे पास कितने टेम्परेचर स्केल है, 4। तो देयर आर 4। तो वो 4 थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर स्केल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास आता है सेल्सियस, और हम इसे कहते हैं कंप्लीट नेम के साथ डिग्री सेल्सियस स्केल। द सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल, उसे भी हम लोग कहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। और थर्ड वन इज केल्विन स्केल, उसके साथ डिग्री नहीं यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज रेनकाइन। तो हम सारे स्केल्स के हवाले से लिख देते हैं। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल एंड रेनकाइन scale. So we have 4 different types of scale to calculate the temperature, to measure the temperature of any body, which are Celsius, Fahrenheit, Kelvin and Rankine. अब क्या करते हैं, हम सीखते हैं कि ये जो सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, ये जो केल्विन है, जो रेनकाइन है, ये हमारे पास दिखते कैसे, इनको थोड़ा कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, आपसे डिस्कस करा कि हमारे पास 4 थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर स्केल है, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, रेनकाइन है। अब क्योंकि रेनकाइन पे बात ना के बराबर की जाती, की ही नहीं जाती, तो होता ये है कि हम ज़्यादातर 3 स्केल्स पे ही बात करते हैं, जो कि हमारे पास सेल्सियस है, केल्विन है और फ़ारेनहाइट है। तो मैंने क्या करा, इन 3 स्केल्स को यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब स्केल बनाया गया तो इसकी वैल्यूज़ कैसे रखी गई, किस बुनियाद पे ये वैल्यूज़ डिफाइन की गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो हमारे पास नॉर्मल लेंथ मेजर करने का स्केल होता है, इसकी वैल्यू की जो इसके जो स्केल डिज़ाइन किया गया है, इसकी सबसे कम वैल्यू क्या है? आप कहेंगे कि 0 है। ठीक है, अब इससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। -5 सेंटीमीटर नॉट पॉसिबल, -10 सेंटीमीटर नॉट पॉसिबल। तो ये ऐसी वैल्यू जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या किया गया, कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करा जाए। तो वहाँ पर एक आइडिया आया कि यार वाटर है वो सबसे ज़्यादा इस अर्थ में पाया जाता है, और वाटर को हम स्टैंडर्ड लेते हैं, और जब उसके फेसेस चेंज होते हैं ना, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, उन्हें हम फिक्स कर देते हैं और उस बुनियाद पे स्केल को डिफाइन कर दिया जाता है। क्या मतलब, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, चले इसको इस स्केल से समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या करा, स्केल को डिज़ाइन करते हुए इन्होंने बताया कि हम क्या लेंगे, 0 वैल्यू। हम 0 वैल्यू वो वैल्यू लेंगे जहाँ पर जो वाटर है वो फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स के वाटर जमना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो आपके पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसकी जो 0 वैल्यू ली गई वो कौन सी ली गई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसकी 0 वैल्यू ली गई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और फिर जब हमने फ़ारेनहाइट पे देखा तो जो वाटर फ्रीज हो रहा था वो किस पे हुआ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हुआ। और जब हमने केल्विन स्केल में देखा तो तब वहाँ पे जो वाटर फ्रीज हुआ वो 273 केल्विन पे जाके वाटर क्या हुआ, जम गया। तो जो टेम्परेचर की शिद्दत है वो सेम ही है कि पानी को जमा सक रहा है, मीन्स के वाटर को फ्रीज कर रहा है, लेकिन हर स्केल में इसकी वैल्यू अलग है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपके पास 1 केजी का एक स्केल है, मीन्स के मेरे पास कोई वेट मशीन है जो केजी में बताती है वैल्यू, तो मैं लिखूँगा 5 केजी। मेरे पास मैंने कोई वज़न रखा तो उसकी रीडिंग है 5 केजी। और अगर मैं ग्राम वाले सिस्टम में जाऊँगा तो वहाँ पर क्या आएगी,
5000 kg। वज़न तो सेम ही है, वज़न तो उतना ही है, लेकिन जो स्केल्स है वो डिफरेंट है। इसी तरह जो इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर है वो सेम ही है, लेकिन जो वैल्यूज है अलग अलग स्केल में अलग अलग रिप्रेजेंट की जा रही है विद देयर एसोसिएटिव यूनिट्स के साथ, ठीक है। और जब इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया गया तो अब क्या किया गया, इसका फाइनल पॉइंट क्या लिया गया, फाइनल पॉइंट इन्होंने लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मींस के जब वाटर लिक्विड स्टेट से फर्स्ट वेपर बनाता है, मींस के वाटर हमारे पास गर्म होता रहा, एक टाइम ऐसे आया उसका एक मॉलिक्यूल उठकर वेपर बन गया, तो उस पॉइंट पर हम कहते हैं कि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल रीडिंग रही वो ये रही कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ से पता चलता है, एमसीक्यूज में पूछे जाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 273 केल्विन, ये सारे के सारे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाले टेम्परेचर है अलग अलग स्केल में। अब यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 फ़ारेनहाइट एंड 373 केल्विन, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखी गई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड इसकी फाइनल वैल्यू क्या रखी गई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, एक एमसीक्यूज और पूछा जाता है अक्सर कि वो टेम्परेचर बताए जिस पर जो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीडिंग दे देते, वो आपके पास होता है -40। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड दोनों के दोनों जो टेम्परेचर स्केल है वो आपके पास क्या दे रहे, सेम रीडिंग दे रहे। तो ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज हो गया, ठीक है। मीन्स के दोनों स्केल आपस में कोलैप्स कर रहे, सेम रीडिंग दे रहे। ओके, ये बात कि हमारे पास किस तरह से स्केल्स की इनिशियल रीडिंग रखी गई थी बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है। अब उस बेस पे हमारे पास स्केल्स की डिफरेंट रीडिंग्स आ गई है, लेकिन सम टाइम हमारे पास न्यूमेरिकल्स में या फिर सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रीडिंग गिवन हो फ़ारेनहाइट में और हम चाहते हैं कि हम सेल्सियस में रीडिंग को कैलकुलेट कर लें, या फिर हमारे पास सेल्सियस में गिवन हो हम चाहते हैं केल्विन में कैलकुलेट कर लें। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब ये रिलेशन बनाया कैसे जाएगा, तो इसके लिए हमने क्या करा, जो स्केल्स की रीडिंग थी उन्हें हमने ले लिया एक्सिस में, और सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड की जो रीडिंग है हमने ले ली अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग्स है उसको हमने ले ली अलोंग द वाई एक्सिस। और एक बात याद है आपको, मैंने बताया था कि आपके पास वो पॉइंट जहाँ पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आपस में कोइंसाइड रीडिंग रखते, एक सेम रीडिंग रखते, वो आपके पास क्या है, -40। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये एक्सिस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, हम एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। अब रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ना एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल से समझते हैं, मतलब ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ये जो ग्राफ बनाया गया, क्या करा गया, एक बर्तन लिया गया, एक बाट लिया गया और उसमें वाटर को फ्रीज किया गया, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर, दो स्केल है हमारे पास, इस ऑब्जर्वेशन में हमारे पास दो स्केल है, एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ये रहा मेरे पास फ़ारेनहाइट और ये रहा मेरे पास सेल्सियस। अब क्या किया गया कि इस सेल्सियस को वाटर के अंदर डाला, इसने रीडिंग दे दी 0, तो मैंने क्या करा, 0 पे यहाँ पे फिंगर रख दी, ठीक है। उसी टाइम मतलब कि टाइम चेंज नहीं करा हमने, मतलब वो उसी टेम्परेचर पे ही रहा। जो हमारे पास बाट है, जो हमारे पास बर्तन है, उसके अंदर जो आइस है, जो हमारे पास वाटर है, वो आइस बना हुआ है। उसी टाइम मैंने फ़ारेनहाइट को भी डाला, या फिर ऐसे करते दोनों को एक साथ डालते, ठीक है। ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है, दोनों को एक साथ डाल दिया।
दोनों को एक साथ डाला, यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे आया 32, क्योंकि ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है हमारे पास, सेल्सियस में 0 होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है हमारे पास 32। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0 पे और 32 पे सेम टेम्परेचर रखा है। ठीक है, ओके। इसी तरह उसे थोड़ा सा गर्म किया गया एंड देन उसको दोनों में डिप करा, यहाँ पर फिर से सेल्सियस की एक रीडिंग आई और फ़ारेनहाइट की रीडिंग आई, सेम टेम्परेचर रख रहा है। ठीक है, अब सेल्सियस की जो रीडिंग आई वो मान लेते 10 आई। ठीक है, 10 आई। अब यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट की रीडिंग आई हमें नहीं पता कितनी आई, लेकिन कुछ ना कुछ रीडिंग आई होगी वहाँ पर। वो दोनों की जो इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर है वो सेम है। यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है, यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, बस जो सेल्सियस की रीडिंग आ रही है उसी के सामने उसी दूसरी जो रीडिंग है ना उसको हम प्लॉट कर रहे हैं, बस ये काम कर रहे हैं। जो फ़ारेनहाइट में आई है उसे प्लॉट करें। मान लेते 10 पर 50 आ गई है। ठीक है, या 10 पर 48 आ गई है, तो हमने क्या करा, 10 पर 48 के सामने बना दिया। इसी तरह हम पॉइंट्स निकालते गए। तो हमने क्या कर लिया, हमने बताया आपको कि 0 पे हमने क्या करा, 0 पे हमने रीडिंग चेक करी। जो 0 पे आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 32 आ रही थी। मीन्स कि हमारे पास वही एक बार था, उसके अंदर हमने दोनों स्केल्स को एट द सेम टाइम इंसर्ट करवाया और इसकी जो रीडिंग आ रही है, इसकी जो रीडिंग आ रही है, दोनों को आमने सामने एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया। जो इसकी आ रही है उसको फिंगर रखते हुए जो दूसरे वाले स्केल की फ़ारेनहाइट की वहाँ पर गए। इसी तरह हमने डिफरेंट टेम्परेचर पर एक रीडिंग ली और इसकी जो लास्ट रीडिंग कैलकुलेट की गई है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स के 100 डिग्री सेल्सियस पे 212 फ़ारेनहाइट पर आपके पास ये लास्ट पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग हमें तो एक रिलेशन चाहिए और ये हमारे पास ये लाइन है, बेसिकली ये रिलेशन है। अब इससे एक इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, इससे हम एक फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, तो थोड़ा फोकस करिएगा हम किस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं। अब आप सब जानते हैं कि हम ऑर्डर पेयर को कैसे लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, जबकि y की वैल्यू क्या है 32, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x पर कितनी हमारे पास 100, जबकि y की वैल्यू क्या है 212। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ रेंडमली कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी मेरे को पता चल जाए कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, क्योंकि x का जो फंक्शन है वो क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, और y पे जो फंक्शन है, y पर जो काम है वो क्या आपके पास, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, और जैसे ही हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो हम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। देखें यहाँ से चले, लेट्स नेम दिस ए बी सी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल ए बी सी, और मैं क्या चाह रहा हूँ, एक कहीं पर भी कोई भी टेम्परेचर मेरे को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मेरे पास TC टेम्परेचर कहाँ पर आ रहा होगा, कुछ यहाँ पर आ रहा होगा TC टेम्परेचर। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या टेम्परेचर आ रहा है, वैसे तो ग्राफ की मदद से तो बता देंगे, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, हमेशा हमारे पास एक ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसकी F की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये ओके जी, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा। सो यहाँ पर एक चीज नोट करें, एक आपके पास बन रहा है राइट ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज राइट ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री है राइट ट्रायंगल, और यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ए सी डी। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है जिसका नाम होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो राइट ट्रायंगल है, ठीक है, एक लार्ज इन साइज है एक स्मॉल इन साइज है, लेकिन इनका एंगल है वो सेम है,
इनका जो एंगल है वो सेम है। लेट सपोज ये मेरे पास 30 है तो ये भी मेरे पास क्या 30, तो इसकी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जहां से एंगल बना वो बेस, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जहां से एंगल बना बेस। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री आपको ये कहती है अबाउट द राइट ट्रायंगल, अगर आपके पास एंगल सेम है तो हमेशा जो साइड्स का रेशो है वो सेम आएगा। तो इनको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं समझाने के लिए, इसको 2 से करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ tan θ1, तो tan 30 क्या देगा आपको, एक वैल्यू देगा। वैसे tan θ किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर P1 एंड बेस B1, जबकि यहाँ पर भी आपके पास tan थीटा वैल्यू 30 रखकर एक वैल्यू आएगी आंसर, वो बराबर होगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो क्या मैं इन दोनों को एक दूसरे के सामने इक्वल रख सकता हूँ? जी बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि एंगल मेरे पास क्या है, सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ P1 अपॉन B1 इज इक्वल टू P2 अपॉन B2। तो ये आपके पास कब आता है, जब आपके पास ज्योमेट्री की नेचर सेम है, मींस के ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, और इसका जो एंगल है, और एंगल शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग वाला एंगल, ऐसा नहीं इसका ये वाला एंगल इसका ये वाला नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, सेम हो, तो साइडों का रेशियो भी क्या आता है, सेम आता है। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं सिंस right triangle A, B, C and right triangle A, C, D are symmetry। ये क्या है, आपस में सिमेट्री है, मीन्स के इसका जो एंगल है वो सेम है। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर ये ए सी डी के राइट ट्रायंगल को नेम देते हैं, इनके साइड्स को नेम देते हैं। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसे P1 कह देते हैं, जहाँ से एंगल बना बेस, और बिल्कुल उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बड़े वाले को नाम देते हैं बेस, बिल्कुल यहाँ से A से B तक होगा इसका बेस, इसे 2 का नाम दे देते हैं। परपेंडिकुलर P2, एंड जो सबसे बड़ी साइड है वो है हाइपोटेनियस H2। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। रेशियो सेम है ना, इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर है इस वाले राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो अब हम इसे यहाँ पर लिखते हैं। तो हम लिख देंगे P1 अपॉन B1 इज इक्वल टू P2 अपॉन B2। P1 इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये जो लेंथ है बिल्कुल इसके बराबर है, कहते हैं हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल। तो DF माइनस 32, ये क्या बन रहा है, इसका इनिशियल बन रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर P1, तो मैं लिख दूंगा माइनस 32 डिवाइड बाय बेस। बेस ये रहा ना, बेस क्या है T, बेस ये देखे ना, ये पॉइंट है बिल्कुल TC माइनस 0, तो लिख दूंगा TC माइनस 0। ओके, अब सेकेंड वाले का परपेंडिकुलर ये रहा, तो इसका y फाइनल, y इनिशियल, तो इनिशियल क्या है 32, तो मेरे पास क्या आ रहा है 212 माइनस 32 डिवाइड बाय बेस का इनिशियल फाइनल मेरे पास है 100 माइनस इनिशियल 0। तो देखिए बेस, बस ये याद रखना है, फाइनल पॉइंट x का माइनस इनिशियल पॉइंट x का, फाइनल पॉइंट y का माइनस इनिशियल पॉइंट y का, तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा और बेस आ जाएगा। तो TF माइनस 32 डिवाइड बाय TC, 0 इज नथिंग, माइनस करा 180 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 गया, 2 के टेबल से कैंसिल करा 5,
and 9. So TF 32 divided by TC is equal to 9 divided by 5. And now you can arrange in two different ways. आप इसे दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं. एक तरफ TF रखें, दूसरी तरफ TC को ले जाए, या फिर एक तरफ TC रख लीजिए, दूसरी तरफ TF को ले जाए. कहने का मतलब ये इक्वल के एक तरफ या फिर सिर्फ TC रख लीजिए या फिर आप TF रख लीजिए. ठीक है, तो हम इसे अरेंज कर देते हैं. ये डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 32. सो वी गेट फाइनली द रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम यहाँ पे बता देंगे दिस रिलेशन बिटवीन TC एंड TF, डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. सो हमारे पास एक और रिलेशन बिल्कुल सेम अप्रोच से निकाला जाता है बिटवीन द डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन. ठीक है, तो वो रिलेशन क्या है, डायरेक्ट लिख देते हैं. ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं है. रिलेशन बिटवीन TC and TK. तो हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन आता है. TK इज इक्वल टू 273 प्लस TC. आप इस तरह से डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को केल्विन में कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर केल्विन के टेम्परेचर को डिग्री में कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास एक रिलेशन निकाला जाता है TF एंड TK के दरमियान रिलेशन बिटवीन, सो TF एंड TK. So as we know in the previous derivation, TF is equal to 9 divided by 5 multiplied by TC and plus 32. So now using this relation we can say TC is equal to TK minus 273. Now put the value of TC into the above equation, so we get another relation among the TC and TK. Oh sorry, TF and TK. 9 divided by 5, put the value of TC, that is TK minus 273 Kelvin plus 32. So these relations is used for to convert the temperature Kelvin into Fahrenheit or vice versa, Fahrenheit into the Kelvin. So this is all about my effort, and I request you please subscribe this channel and share among your friends. एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इनिशियल है, बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है पर्सन. हमेशा से फिज़िकल क्लास में पढ़ा के इतना इंगेज स्टूडेंट से हुआ होता है, और एकदम अचानक से कैमरे के सामने वीडियो बनाना, तो एक वो एनर्जी आने में ना थोड़ा टाइम लगता है. सो अगर कहीं लैगिंग हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर, हाँ, और सब्सक्राइब करें. एंड आपकी सपोर्ट, एंड जब आप चैनल सब्सक्राइब करते, कमेंट करते, तो ऐसा फील होता है, एक पुश होता है कि यार वीडियो बना, बच्चे देख रहे हैं. ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर. अल्लाह हाफिज़.